जी कैफ थ्री बिजनेस लॉ आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 7 कंटिन्यू करेंगे। स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करता है हमारा ये टॉपिक, और इसमें जो हम कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, और इसके बाद एक और कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये शायद इससे पहले हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में किसी जगह पे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्टडी किया हो, बेसिक कंसेप्ट। अगर नहीं भी किया तो भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में बता रहा है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो टू डू समथिंग हो कि उस वक्त कोई काम किया जाएगा। इसे नॉट टू डू समथिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि होता है ऑफर टू डू और नॉट टू डू दोनों तरह से हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स टू डू समथिंग के होते हैं इसलिए हम यहाँ पे टू डू की एग्जांपल लेके आगे चल रहे हैं। कह रहे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टू डू समथिंग अगर इफ इसमें एक बड़ी पहचान होती है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की कि इसमें इफ आता है। इफ एन इवेंट कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स और डज नॉट हैपन, कि कोई ऐसा इवेंट जो कि कोलैटरल टू कॉन्ट्रैक्ट है वो हैपन होगा, और डज नॉट हैपन, डेफिनेशन में डज नॉट हैपन भी है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए सिर्फ हैपन के वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। यानी कि इस डेफिनेशन को पढ़े तो हमें समझ आता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की टर्म्स एग्री हो कि अगर ये होगा, इफ दिस हैपन्स, अगर ये होगा तो फिर ये काम किया जाएगा, ये होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते ही इस वजह से है कि जो इवेंट है ना इफ वाला, अगर ये अगर होगा, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इसके ऊपर कंटिंजेंट है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है, इसके ऊपर कोलैटरल ट्रांजैक्शन के ऊपर बेस कर रहा है कि अगर ये इफ वाली बात होगी तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा, प्रॉमिस परफॉर्म किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। अब इसकी अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर तरीके से हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा। 3 एग्जाम्पल्स है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। चूंकि हमारे सिलेबस में इंडेमनिटी और गारंटी ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट शामिल है, इसलिए इनकी एग्जाम्पल्स के ऊपर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इंश्योरेंस की एग्जाम्पल हमारा कंसेप्ट क्लियर कर देगी, लेकिन इसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी के एग्जाम्पल भी मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में ये भी शामिल है। तो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, आपको अंदाजा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी वाले जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे फर्ज कीजिए कोई ट्रेडर है, कोई कंपनी है, वो इंश्योरेंस वालों के साथ एग्रीमेंट करती है कि सर हमारा गोदाम है, इसमें अगर आग लगी और हमारा जो इन्वेंट्री है ये जल गई, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले एग्री करते हैं कि अगर आग लगती है आपके गोदाम में तो हम आपका जितना नुकसान होगा आपको कंपनसेट करेंगे। या इसी तरह जब इंपोर्ट हो रही होती है, इंटरनेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो उसमें जो थ्रू सी सामान आ रहा होता है उसमें जाहिर है जहाज के डूबने का रिस्क होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ये एग्री करते हैं कि अगर आपका जहाज डूबा तो हम आपका जो नुकसान होगा आपको कंपनसेट करेंगे। तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एक क्लासिक एग्जांपल है। इसलिए कि अच्छा इसमें देखिए, इसमें इफ वाली क्या बात है, पहली वाली एग्जांपल फायर वाली, अगर आग लगी, इफ, ठीक है, अगर आग लगती है, इफ वेयर हाउस इज बर्न्ड, तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे कि हम आपको कंपनसेट करेंगे। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हो रहा है कंपनसेट करने का, लेकिन ये डिपेंड कर रहा है, कोलैटरल है किसके, अगर आग लगी, आग लगने पे। इसी तरह जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है जहाज वाला, वो भी कंटिंजेंट है, डिपेंड कर रहा है किस पे, जहाज डूबने पे। इंश्योरेंस कंपनी वाली कह रही है कि हम आपको कंपनसेट करेंगे, लेकिन कब, अगर जहाज डूबता है तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर जहाज डूबेगा तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, अगर जहाज नहीं डूबता इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट नहीं करेगी, यानी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया जाएगा। प्रॉमिस डिपेंड करता है, कंटिंजेंट है अपॉन कंडीशन जो इफ वाली है। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मैं आपको आपका नुकसान पूरा करूंगा। ये टिपिकल इंश्योरेंस कंपनी की ट्रांजैक्शन नहीं होती है, इंडिविजुअल के दरमियान में होती है इंडेमनिटी वाली। इंश्योरेंस कंपनी वाले भी मिलता जुलता काम करते हैं, लेकिन वो एक बाकायदा कंपनी है जिसका काम ही यही है
लेकिन अगर हम डेली लाइफ में इस तरह का एग्रीमेंट करें किसी पार्टी के साथ कि अगर आपको मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी के कंडक्ट की वजह से नुकसान हुआ तो मैं उस नुकसान को कंपनसेट करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होती है। इंडेमनिफिकेशन का लफ्ज आपको याद होगा, आपने कंपनी लॉ में भी पढ़ा हुआ है कि जिसमें हम उसमें क्वेश्चन हमसे पूछता था कि क्या सीएफओ सीईओ वगैरह को अगर कोई केस वगैरह डिफेंड करना पड़ता है अपना कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करते हुए, तो कंपनी इनको इंडेमनीफाई करेगी कि नहीं करेगी। तो आपको याद होगा उसमें उस तरह की बात थी कि जिसमें हम कहते थे अगर वो इनोसेंट प्रूव हो जाए तो फिर कंपनी उनको इंडेमनीफाई करेगी। तो इसी तरह इंडेमनिफिकेशन का मतलब यह है कि किसी बंदे को कोई नुकसान पहुंचा हो तो उसको कंपनसेट करना, यह कहलाता है इंडेमनिफिकेशन। जैसे फर्ज कीजिए, एक एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसी एग्जाम्पल से मैं रिलेट करूंगा जो नेक्स्ट डिटेल में इसको जब पढ़ेंगे। एक अखबार वाला है, बेसिकली रिपोर्टर है, उसके पास एक खबर आई किसी पॉलिटिशियन के बारे में। अब वो अखबार वाले के पास जाता है, अखबार के मालिक के पास जाता है, उसे कहता है आप अपने अखबार में ये खबर छापिए। अखबार वाला कहता है जी मैंने अगर खबर छापी ना तो इससे वो सियासतदान जो है पॉलिटिशियन, उसकी रेपुटेशन इफेक्ट होगी, वो मेरे पे हद के इज्जत का दावा ना कर दे। अब न्यूज रिपोर्टर कहता है नहीं सर खबर सच्ची है, पक्की है, और अगर वो आप पे हद के इज्जत का दावा करता है इस आर्टिकल की बेस पे तो आपका जितना नुकसान होगा वो मैं कंपनसेट करूंगा, मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा जितना नुकसान होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिफिकेशन का, जिसमें एक पार्टी दूसरे को इंडेमनीफाई कर रही है अगर उसको कोई लॉस होता है थर्ड पार्टी की वजह से या उसके अपने कंडक्ट की वजह से। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में याद रखे दो पार्टीज हैं, दो, ये भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे है कि अगर उस पॉलिटिशियन ने केस फाइल किया तो उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कंपनसेट करेगा। अगर पॉलिटिशियन केस फाइल नहीं करता तो जाहिर है कोई इंडेमनिफिकेशन नहीं होगी, कोई प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया जाएगा। इंडेमनिफिकेशन में याद रखिए कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं। पॉलिटिशियन के एक इवेंट है कि अगर पॉलिटिशियन केस फाइल करता है, पॉलिटिशियन उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज है, एक इंडेमनीफायर जिसने इंडेमनीफाई करना है और दूसरा इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर जिसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। इंडेमनीफायर कौन है? वो न्यूज रिपोर्टर जो न्यूज लेके आया। और इंडेमनिटी होल्डर कौन है? वो अखबार का मालिक जिसने खबर छापनी है, क्योंकि फ्रंट एंड पे तो वही होगा ना अखबार का मालिक। तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। एक मिलता जुलता कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में एक पार्टी दूसरी पार्टी को यह कह रही होती है कि अगर तीसरी पार्टी ने अपना जो वादा किया वो पूरा ना किया, जो कि नॉर्मली होता है डेट का, कि उस पार्टी ने लोन लिया होता है, ठीक है, अगर उसने वादा पूरा ना किया, अपना प्रॉमिस परफॉर्म ना किया, अपना डेट रीपे ना किया, तो मैं डेट रीपे करूंगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इसे कहते हैं। जैसे फर्ज कीजिए ए ने बी से लोन लिया और सी ने बी को यह गारंटी दी, क्या कि मैं, सी या बी को कह रहा है कि मैं गारंटी देता हूं अगर ए ने आपका लोन वापस नहीं किया तो मैं लोन वापस करूंगा। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में फर्क है दोनों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर उसने लोन वापस नहीं किया तो मैं करूंगा, इफ आ गया ना, अगर उसने लोन वापस नहीं किया। है दोनों, सिमिलैरिटी क्या है? दोनों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। डिफरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में दो पार्टीज थी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी किसी भी लॉस वगैरह के बारे में हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नॉर्मली डेट के केस में होता है, डेट के केस में होता है, और केसेस में भी हो सकता है लेकिन ज्यादातर डेट का केस होता है। जैसे फर्ज कीजिए इस तरह का भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो सकता है कि एक बंदे ने कहीं किसी बैंक में कैशियर की जॉब करनी है, बैंक वाले कहते हैं नहीं भाई तुमने तो रोजाना लाखों का हमारा कैश जो है उसको डील करना होगा, कोई गारंटी लेके आओ। जॉब्स वगैरह में भी कोई गारंटी मांगी जाती है। अब अगर कोई बंदा आके ये गारंटी देता है कि ये कैशियर जो है ये आपके यहाँ काम करेगा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा, अगर ये फ्रॉड करता है 2 लाख तक की गारंटी देता हूं, अगर ये फ्रॉड करता है तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही है। ठीक है, तो ये हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीनों कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की एग्जांपल है। और आगे फर्दर मैंने आपको हर एक को एक एक एग्जांपल से एक्सप्लेन किया।
अब वो कहता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या है। एसेंशियल्स क्या है? पहला एसेंशियल, इसकी परफॉर्मेंस के परफॉर्म होगा कि नहीं होगा ये फ्यूचर पे डिपेंडेंट होती है, इफ पे। और इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई दूसरा कोलैटरल इवेंट होता है, यानी कोलैटरल इवेंट कोई दूसरा इवेंट भी है, कोई दूसरी ट्रांजैक्शन भी है जो इफ के बाद होगी, और जो दूसरी ट्रांजैक्शन है वो फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर में होगी या नहीं होगी, उसका डिसीजन फ्यूचर में होगा, और वो होगी या नहीं ये अनसर्टन है, अनसर्टन है। यानी 3 एसेंशियल उसने मुझे हमें बताए। पहली चीज कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कोलैटरल इवेंट होगा, वो कोलैटरल इवेंट फ्यूचर से रिलेट करेगा, और वो अनसर्टन होगा क्योंकि मे भी हो मे भी ना हो। ठीक है, तो ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं, सिंपल, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं है। अब आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन वेजरिंग एग्रीमेंट और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वेजरिंग भी कंटिंजेंट ही होता है, एक तरह से कंटिंजेंट की एक टाइप है, लेकिन यहां पे डिफरेंस बता रहा है। डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसने 3-4 डिफरेंस बता दिए, असल में फर्क एक ही है, क्या कि वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल होते हैं और कंटिंजेंट एग्रीमेंट जो होते हैं वो वैलिड है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट और वैलिड है। वेजरिंग एग्रीमेंट भी एक तरह से कंटिंजेंट होता है कि अगर बारिश हुई तो तुम मुझे 1000 रुपया देना, ना हुई तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा, अगर पाकिस्तान जीता तो मैं तुम्हें 5000 दूंगा, अगर हारा तो तुम मुझे 5000 दे। कंटिंजेंट है ये भी। कैसे साबित हुआ कंटिंजेंट है? क्योंकि डिपेंडेंट है पाकिस्तान के जीतने या हारने पे, फ्यूचर इवेंट पे, और पाकिस्तान का ये कोलैटरल है। कोलैटरल से मुराद असल जो ट्रांजैक्शन है ना, वो तो है पैसे लेने के देने हैं। पाकिस्तान का जीतना या हारना कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, और पाकिस्तान 100% कंफर्म नहीं कि पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा, अनसर्टन है, जीत भी सकता है हार भी सकता है। तो बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए वेजरिंग एग्रीमेंट भी कंटिंजेंट ही है, लेकिन अब हमें वो उसके डिफरेंस बता रहा है, तो हमने इसका कुछ ना कुछ डिफरेंस है सामने रखना है। पहले कंसेप्चुअली डिफरेंस याद रखिए जो केस स्टडी में काम आएगा, जो सबसे अहम डिफरेंस है वो क्या है? वैलिडिटी का, कि वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड भी है इलीगल भी है। आपको पता है सिंपल वाइड हो तो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं होता, लेकिन जो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट्स का रूल लगता है, लेकिन अगर इलीगल हो तो ला बेनिफिट्स को भी रिस्टोर नहीं करवाता, यानी जो लिया दिया एडवांस वगैरह वो भी गया। लेकिन ये वाइड है और इलीगल है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। फिर उसके बाद फ्यूचर इवेंट, वो कह रहा है वेजरिंग एग्रीमेंट में एक इवेंट है सिर्फ, इसमें 2 इवेंट्स हैं। वेजरिंग इवेंट, एक इवेंट कौन सा है? पाकिस्तान जीतेगा कि हारेगा, ये इवेंट है। ठीक है, बाकी तो उन्होंने कंसीडरेशन पे करनी है, रिसीव करनी है ना, जो पैसे लेना देना है वो ट्रांजैक्शन करनी है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में 2 इवेंट्स है, आग लगी तो आपको कंपनसेट किया जाएगा, आग लगना अलग और कंपनसेट करना उसका अलग। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, वेजिंग एग्रीमेंट में जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होती है उनमें पार्टीज का कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे पाकिस्तान हारे या जीते, अगर वो असलम और अकरम ने आपस में बैट लगाई है तो पाकिस्तान के जीतने या हारने से असल में उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो सिर्फ पाकिस्तान के जीतने हारे मैच में इसलिए इंटरेस्टेड है कि उनके पैसे दाव पे लग गया, जुआ लगाया उन्होंने। रियल इंटरेस्ट मैच में किन लोगों का है? जो टीमें खेल रही हैं। रियल इंटरेस्ट तो उनको है ना, जीतने या हारने से असल फायदा तो उनको होगा, बाकी लोगों को तो नहीं होगा। 2 रेसलर्स रेसलिंग कर रहे हैं, कौन हारता है कौन जीतना है, किसको हारने पे कितना इनाम मिलेगा, जीतने पे कितना इनाम मिलेगा, ये उनका आपस का रियल इंटरेस्ट है। ठीक है, हारने जीतने में वो दोनों रेसलर्स इंटरेस्टेड है, लेकिन जो बाहर बैठे हुए हैं वो उनमें रियल इंटरेस्ट तो नहीं है। वो अगर ये कहते हैं जी अगर ये वाला जीता तो मैं तुम्हें 1000 दूंगा, ये वाला हारा तो तुम मुझे 1000 रुपये देना, उनका रियल इंटरेस्ट नहीं है। रियल इंटरेस्ट सिर्फ उनका पैसे की हद तक है। तो यही कह रहे हैं कि विनिंग और लूजिंग ऑफ वेजिंग अमाउंट तक इनका इंटरेस्ट होता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट इसमें रियल इंटरेस्ट होता है पार्टीज का। जैसे गोदाम में आग लगी या नहीं लगी, और आग लगी तो पैसे रिकवर हुए कि नहीं, पार्टीज दोनों पार्टीज का रियल इंटरेस्ट है इसमें, वो सिर्फ अमाउंट की हद तक नहीं है। इसकी क्लासिक एग्जांपल आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ी थी। अगर एक बंदा दूसरे बंदे के साथ ये ट्रांजैक्शन करता है ब्रोकर के साथ कि आप मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीद के दो
ये वैलिड ट्रांजैक्शन है, रियल इंटरेस्ट है, क्योंकि वो रियल ट्रांजैक्शन कर रहा है, शेयर बाय कर। लेकिन अगर वो ये कहता है मैंने शेयर नहीं खरीदने, लेकिन आप मुझे एग्री कर लीजिए कि अगर 1 महीने बाद इस शेयर की प्राइस बढ़ती है तो जितनी प्राइस बढ़ेगी आप मुझे पैसे देंगे, और अगर प्राइस कम होती है तो जितना प्राइस डिफरेंस होगा मैं आपको अदा करूंगा। इसमें पार्टीज का रियल इंटरेस्ट नहीं है शेयर में, वो सिर्फ प्राइस डिफरेंस एक दूसरे को रिसीवर पे कर रहे हैं, तो ये हमारा वेजरिंग एग्रीमेंट होगा। फिर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कह रहा है, वेजरिंग एग्रीमेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है, कंटिंजेंट में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं हो सकते। ये सिर्फ रटा लगाने वाला पॉइंट है, इसके ऊपर आपने नहीं सोचना, बल्कि ये तीनों पॉइंट जो है ना रटा लगाने वाले। अगर मेरे से पूछे तो इसमें जो सही काम का पॉइंट है वो एक ही है, वो क्या है, वेजरिंग एग्रीमेंट वाइड और इलीगल, जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। लेकिन बहरहाल एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डिफरेंस 3-4 नंबर के साथ, तो हमें पॉइंट सारे याद करने हैं और हमें पता होना चाहिए किस पॉइंट में हमने क्या लिखना है। ये तो हो गया डिफरेंस वेजरिंग और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में। अब हमने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर लिया, अब हमने नेक्स्ट लेवल पे जाना है, यानी इन एग्जांपल्स को डिटेल में पढ़ना है। इंश्योरेंस वाली एग्जांपल हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की एग्जांपल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की एग्जांपल हमारे सिलेबस में है। तो नेक्स्ट लेवल पे हम अब कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की ये 2 एग्जांपल जो हैं इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ये कंपैरेटिवली छोटा टॉपिक है, ये आज ही के लेक्चर में कवर हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है ये हमारा एक बड़ा टॉपिक है और इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अब चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की तरफ। इंडेमनिटी में आपने एग्जांपल जहन में रखनी है, जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी, क्या कि न्यूज रिपोर्टर आया, अखबार वाले को कहा मेरे पास एक बड़ी मिर्च मसाले वाली रिपोर्ट है, आप इसको छापिए। अखबार वाले ने कहा नहीं, अगर वो सियासतदान ने हकीकत का दावा कर दिया तो न्यूज रिपोर्टर कहता है मैं आपको कंपनसेट करूंगा, जो आपको जुर्माना जो पैसा लगेगा मैं आपको अदा करूंगा। अखबार का मालिक कहता है ठीक है। ये दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। डेफिनेशन में क्या कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं व्हेन वन पार्टी प्रॉमिसेस अदर टू सेव फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय प्रॉमिसर और एनी अदर पर्सन। यानी अगर किसी एक पार्टी को नुकसान होता है, प्रॉमिसर, यहां पे प्रॉमिसर किसको कह रहे हैं, इंडेमनीफायर को। इंडेमनीफायर का दूसरा नाम प्रॉमिसर है, क्योंकि वो कुछ करने का वादा कर रहा है कि मैं आपको कंपनसेट करूंगा, और जिसको कंपनसेट किया जा रहा है यानी अखबार का मालिक, उसे इंडेमनिटी होल्डर कहते हैं। वो कह रहा है कि जी किसी को अगर जो नुकसान पहुंचा हो इंडेमनीफायर की वजह से या किसी थर्ड पार्टी जैसे पॉलिटिशियन की तरफ से, और उसको कंपनसेट करने का वादा किया गया हो, उसको जो नुकसान हुआ है उससे बचाने का, सेव करने का वादा किया गया हो, तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में पार्टीज कितनी होती हैं जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में 2 पार्टीज है, इंडेमनीफायर, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर को प्रॉमिसर भी कहते हैं, न्यूज रिपोर्टर यानी, और इंडेमनिटी होल्डर को प्रॉमिजी और इंडेमनीफाइड भी कहते हैं। ये अल्टरनेट टर्म्स अपने ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अल्टरनेट टर्म्स केस में यूज कर सकते हैं या क्वेश्चन में। पार्टीज 2 हैं, 3 नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट जब मैंने आपको पढ़ाना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो वो बेसिकली इंडेमनिटी की एडवांस शक्ल है, उसमें 3 पार्टीज आ जाती हैं। उसमें कंसेप्ट भी थोड़े ज्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कम है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अच्छे कंसेप्ट है और ज्यादा कंसेप्ट है। कह रहा राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। अब इंडेमनिटी होल्डर कौन है भला, न्यूज रिपोर्टर या कि अखबार का मालिक जिसने खबर छापी। यहां हमारी एग्जांपल में जो अखबार का मालिक है वो इंडेमनिटी होल्डर है, क्योंकि न्यूज रिपोर्टर ने उसे कहा कि अगर तुम्हारे खिलाफ केस हुआ तो जो भी तुम्हारे पैसे लगेंगे वो मैं तुम्हें अदा करूंगा, बेफिक्र हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होता। तो इंडेमनिटी होल्डर है हमारा अखबार का। अब सुन लीजिए, अब एज्यूम कीजिए कहानी थोड़ी आगे चली है, आर्टिकल अखबार में, स्टोरी अखबार में छप गई, वो स्टोरी झूठी थी, पॉलिटिशियन ने अखबार के मालिक के खिलाफ केस कर दिया। अब जाहिर है फ्रंट पे तो अखबार का मालिक है ना, अखबार है, बैकएंड पे स्टोरी किसने दी, किसने खबर ली की, वो चीजें तो एक्सटर्नल वर्ल्ड को नहीं अंदाजा होते अपने। तो अखबार के मालिक के खिलाफ केस फाइल किया गया। अब अखबार का मालिक कोर्ट में पहुंच गया। अब पॉसिबिलिटीज क्या है, देखें, क्या केस का फैसला जो मर्जी हो, क्या अखबार के मालिक को अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई लीगल एक्सपेंसेस इनकर करने पड़ेंगे? इसका बिल्कुल करने पड़ेंगे। वकील
को बाइंड करना पड़ेगा, उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग लॉ सूट, ये तो कंफर्म होगा ही होगा। एग्रीड। दूसरी चीज, या तो वो केस जीत जाएगा अखबार का मालिक, अगर खबर सच साबित हो जाती कोर्ट में, या केस हार जाएगा, या वो कोई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ चले जाएंगे। भाई यही पॉसिबिलिटीज है ना। एक तो कंफर्म हो गया क्या, वकील के पैसे, डिफेंडिंग लॉ सूट, ये पैसे कंफर्म अदा करने हैं। बाकी 3 पॉसिबिलिटीज। केस जीत जाता है, इसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। जीतने वाले को थोड़ी पैसे देने पड़ेंगे। अगर केस हार जाता तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? जो अदालत ऑर्डर करेगी। और अगर केस चल रहा है, अखबार का मालिक दरमियान में आके उस पॉलिटिशियन से कहता है सर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले, 10 मिनट का केस आपने डाला, कहां पे इतनी लंबा केस चलेगा, वकील भी पैसे लेंगे, टाइम आपका जाया होगा, हम कोई 1, 1.5, 2 मिलियन में कर लेते सेटलमेंट। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है तो उसमें भी क्या अखबार के मालिक को पैसे देने पड़ेंगे? अब कितने देने पड़ेंगे? अब जो कोर्ट ऑर्डर करेगी उतने, कि जो दोनों पार्टीज आपस में बैठ के तय कर लेंगे। जो पार्टी आपस में बैठ, लॉ ये कहता है कि अब अगर पॉलिटिशियन केस फाइल करता है ना, तो बेसिक रूल क्या है, इंडेमनी होल्डर का जितने भी पैसे लगेंगे इंडेमनीफायर ने अदा करना है। अब लॉ हमें एग्जांपल दे रहा है कि इंडेमनिटी होल्डर का कौन कौन सा खर्चा रिकवर करवा सकता है। इंडेमनिटी होल्डर कौन से खर्चे रिकवर करवाने का राइट है? पहले लॉ कहता है ऑल कॉस्ट ऑफ ब्रिंगिंग आर डिफेंडिंग लॉ सूट। डिफेंडिंग यानी लॉ सूट को डिफेंड करने में, या केस फाइल करने में, या डिफेंड करने, इसने थोड़ी फाइल किया होगा, नॉर्मली पॉलिटिशियन ने इसके खिलाफ केस फाइल किया होगा। उसको डिफेंड करने में जितना भी खर्चा आया होगा सारी की सारी कॉस्ट रिकवर करवा सकता है। ये बात समझ आई? अगर केस का फैसला इसके खिलाफ हो जाए तो जितना भी कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा ये सारे पैसे वो जब देगा तो क्या रिकवर करवा सकता है इंडेमनीफायर से? कोर्ट कहता है बिल्कुल। ऑल डैमेजेस विच ही इज कंपेल्ड टू पे, जो ऑर्डर किया गया, जो उसे मजबूरन अदा करने पड़े, और मजबूरी कब हुई होगी? जब कोर्ट ने ऑर्डर किया होगा, वो भी अदा करना है, और वो रिकवर करवा सकता है। फिर अखबार का मालिक इंडेमनिटी होल्डर रिकवर करवा सकता। या अगर कंप्रोमाइज किया गया है, कंप्रोमाइज मींस आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, तो जो उसने कंप्रोमाइज में पैसे एग्री हुए हैं वो अदा किए हैं, वो रिसीव करेगा इंडेमनीफायर से। लेकिन यहां पे शर्त ये है कि जो कंप्रोमाइज किया गया है वो प्रूडेंट हो। प्रूडेंट से मुराद क्या है? माले मुफ्त दिले बेरहम वाला साहब ना हो। ये ना हो कि क्या टेंशन है, मैं तो जितने भी पैसे अदा करूंगा मुझे मिल जाने हैं। तो वो जो 2 मिलियन में सेटलमेंट हो सकती थी वो 7-8 मिलियन में सेटलमेंट कर रहा हो। कहते ऐसे नहीं, सेटलमेंट जो है प्रूडेंट होनी चाहिए, रीजनेबल और ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। यानी इंडेमनीफायर को बता के कि भाई आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लूं इस अमाउंट पे, अगर वो ओके करे फिर करे, वरना ना करे। और ये 3 तरह के खर्चे रिकवर करवा सकता है। कौन रिकवर करवा सकता है? इंडेमनिटी होल्डर। किससे? इंडेमनीफायर। और ध्यान में रखिएगा 1 वाला तो इन केस में हर केस में होगा, 2 या 3 में से कोई एक होगा। एग्जाम में हमने तीनों लिखने हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरफ जाएगा कि कंपेल टू पे वाला केस होगा। एग्जाम में तीनों पॉइंट लिखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली या तो कोर्ट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी तो ये तीसरा केस आएगा, अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं अदालत ने फैसला किया तो फिर दूसरा आएगा। लेकिन एग्जाम में हमने तीनों पॉइंट्स लिखने हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर में। क्लियर हो गया? ये कंडीशंस क्लियर हो गई, प्रूडेंट और ऑथोराइज्ड। प्रूडेंट का मतलब क्या है कि रीजनेबल अमाउंट जो है निगोशिएशन करके उसे एग्री करनी चाहिए, और ऑथोराइज का मतलब क्या है इंडेमनीफायर से पूछ के एग्री करें। फिर एक कंसेप्ट है कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर ने पैसे कब देने हैं इंडेमनिटी होल्डर को? केस जैसे ही शुरू हुआ उस वक्त, केस शुरू होने से पहले, केस शुरू होने के दरमियान, या फैसला आने के बाद। लॉ इस बारे में साइलेंट, या पेमेंट करने के बाद। लॉ इस बारे में साइलेंट है कि कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर कब होगी। कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी का मतलब यह है कब इंडेमनीफायर लायबल होगा
कि उसने पैसे अदा करने हैं। इंडेमनीफायर मीन न्यूज रिपोर्टर। मुझे बताइए 10 मार्च को कोर्ट ने फैसला किया कि जी पॉलिटिशियन सच्चा है, अब ये अखबार का मालिक 6 महीने अदा करे पॉलिटिशियन को, ये फैसला आया और अदालत ने 1 महीने का वक्त दिया पेमेंट करने के लिए। क्या अब अखबार का मालिक अभी इमीडिएटली न्यूज रिपोर्टर से जाके 6 मिलियन रिसीव करेगा? लीगली राइट टू रिसीव बन गया उसका, या कि पहले वो पैसे अदा करेगा अपनी जेब से पॉलिटिशियन को, फिर इंडेमनीफायर से क्लेम करेगा? यानी अकाउंटिंग की जुबान में आपसे पूछता हूं, इंडेमनीफायर से जो पैसे लेने हैं ये अक्रूवल बेसिस पे लेने हैं कि कैश बेसिस पे लेने हैं? जब कैश पे करेंगे तब लेने हैं कि जब अक्रूवल एंट्री पड़ गई, अदालत का फैसला आ गया ना, तो इसका मतलब है उसकी तो लायबिलिटी अक्रू हो गई? कब? इस क्वेश्चन के ऊपर लॉ साइलेंट है, लेकिन जो कोर्ट का डिसीजन है वो ये कि जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर की लायबिलिटी सर्टन होगी ना, कंफर्म हो गई, यानी अदालत ने फैसला दे दिया, चाहे अभी उसने पे किए हैं या नहीं किए, जैसे ही उसकी लायबिलिटी डिटरमिन होगी कि कितने अमाउंट पे करनी है, इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर से पैसे रिसीव कर सकता है। वरना तो न्यूज रिपोर्टर कहेगा 6 मिलियन, भाई मेरे पास पैसे थे ही नहीं, मैं इसलिए तो स्टोरी छापने से डर रहा था, अब मेरे पास पैसे है ही नहीं तो मैं कहां से दूं? वो फिर न्यूज रिपोर्टर से पैसे लेके आगे देगा। यह कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर का कंसेप्ट। तो इसके साथ ही हमारे जो आज के टॉपिक थे तीनों वो कंप्लीट हुए। हमने पढ़ लिया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, एसेंशियल्स और एग्जांपल्स। हमने पढ़ लिया डिफरेंस बिटवीन कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेजरिंग एग्रीमेंट, और हमने पढ़ लिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, डेफिनेशन, इसके पार्टीज और राइट्स एंड लायबिलिटीज पार्टीज की स्टडी कर लें। अब जरा पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आइए पार्ट 2 में पेज 118 क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज ए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन छाप देंगे, ठीक है। इसमें टू डू के साथ नॉट टू डू भी लिख दीजिएगा। 24, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। एसेंशियल्स ये 3 किधर गए? हाँ, ये कोलैटरल ट्रांजैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस उस ट्रांजैक्शन पे डिपेंडेंट होती है, और वो इवेंट अनसर्टन होता है। 25, स्टेट वेदर फॉलोइंग आर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर अदरवाइज गिविंग ब्रीफ रीजन फॉर योर आंसर्स। प्लीज आल्सो एक्सप्लेन दैट इन केस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट विल बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हमने बताना है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, और अगर है तो हमने उसकी रीजनिंग बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला 1, A agrees to pay rupees 50,000 if he proves that 2 straight lines can enclose a space. A B से एग्री करता है कि मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा अगर तुम साबित कर दो कि 2 स्ट्रेट लाइन स्पेस में जाके इकट्ठे मिल जाती है। क्या 2 स्ट्रेट लाइन कभी इकट्ठे मिलती हैं? स्ट्रेट सीधी लाइन है, कभी इकट्ठे कभी मिलेगी जाके? वो तो अगर सीधी है तो सीधी चलती रहेगी, कभी नहीं मिल सकती स्ट्रेट लाइंस। तो ये इसका मतलब है इम्पॉसिबल है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। वो कह रहा है इफ मैं तुम्हें 50,000 दूंगा, इफ आ गया ना। इफ वैसे 100% पहचान नहीं है, लेकिन अक्सर जो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें इफ आ रहा होता है। तो अगर तुम ये साबित कर दो, तो इफ कोलैटरल इवेंट आ गया, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये वॉइड है। वॉइड क्यों है? ये है कॉन्ट्रैक्ट टू डू इम्पॉसिबल थिंग, ये कंटीजेंट है इम्पॉसिबल थिंग। सेकंड, A agrees to construct a building for B for rupees 1 million on the condition that the payment will be made on completion of the building। अच्छा, अब ये देखिए, वो कह रहा है कि जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी तब मैं तुम्हें पेमेंट दूंगा। ये बिल्डिंग कंप्लीट, एक पार्टी बिल्डिंग कंप्लीट करेगी, एक पार्टी पेमेंट करेगी। मुझे बताइए ये प्रॉमिस और प्रॉमिस है एग्रीमेंट के, या कि कोई कोलैटरल इवेंट है? ये तो कंसीडरेशन है।
अगर मैं इस तरह कहा जाए कि आप मेरे घर में एक मन चावल लेके आइए, मैं आपको 5,000 रुपया अदा करूंगा, अगर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, क्या ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं जब आप चावल लेके आएंगे फिर मैं पैसे अदा करूंगा? क्या ये कंडीशन? नहीं, ये तो मेन कॉन्ट्रैक्ट है, तो कंसीडरेशन है एक दूसरे के साथ। ठीक है, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कब बनता? अगर मैं कहता आप मेरे घर चावल लेके आए, अगर मुझे पसंद आए तो फिर मैं आपको 5,000 रुपया दूंगा, अब ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बना। ठीक है, अब ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन अभी इस तरह एग्रीमेंट करना कि आप ये चीज मुझे डिलीवर करें, अगर आप डिलीवर करेंगे तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, वरना नहीं करूंगा, ये कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि चीज डिलीवर करना और उसकी पेमेंट करना ये कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक टर्म्स है, कंसीडरेशन में शामिल है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो ये जो सेकंड है ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। थर्ड, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज 1,00,000 इफ हिज फादर डज नॉट रिटर्न विद इन 2 years फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो कहता है अगर मेरे वालिद साहब 2 साल के अंदर नहीं आए तो फिर मैं आपको अपना घर बेच दूंगा। ये कंटीजेंट है, और ये वैलिड है कि वॉइड है? ये वैलिड है, इसमें कोई लीगल चीज नहीं है। ठीक है जी, डिपेंडेंट है फ्यूचर इवेंट के ऊपर। कोलैटरल क्या है? वालिद साहब आते हैं कि नहीं आते, और ये फ्यूचर पे होगा, और अनसर्टन है, मे भी वालिद साहब आ जाए, मे भी ना आए। तो ये बिल्कुल कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी है और वैलिड भी है। 4, ए एग्रीज टू पे ₹2,000 टू बी इफ बी मैरिज सी। यहां तक अंडरलाइन कीजिए, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है और वैलिड है। ए बी को कह रहा है कि अगर तुम सी से मैरिज करोगे तो फिर मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ये कंटीजेंट है और वैलिड है। आगे कह रहा है बी मैरिज डी, बी ने सी की बजाय डी से मैरिज कर ले, तो जिस वक्त बी ने डी से मैरिज की ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, वॉइड हो गया। अब रीजनेबल चांसेस नहीं है कि बी की सी से शादी होगी, एक्सट्रीम केसेस में हो भी सकती है कि वो उसकी डेथ हो जाए डी की और बी फिर बाद में सी से शादी करे, लेकिन लॉ कहता है अब चूंकि रीजनेबली ये सर्टन नहीं होता, जब बी ने डी से शादी कर ली उसके बाद रीजनेबली यही लग रहा है कि बी कभी भी सी से शादी नहीं करेगा, तो इसलिए यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। बाद में अगर सब्सिक्वेंटली सी की डेथ हो जाए और डी बी से शादी कर ले, जो भी आगे सी डी से, तो याद रखे वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, वो उस वक्त वाइड हो गया जब बी ने डी से शादी की। जिसने भी जिससे, क्लियर हो गया ना? 26, ए एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ timber to the government. One of the terms of the contract was that the timber would be rejected if it is not approved by the superintendent of the gun carriage factory for which the timber was required. उनका जो टिम्बर लेके आए, लकड़ी वगैरह लेके आए, अगर हमारा जो सुपरिटेंडेंट है उसने इसको अप्रूव कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और कोलैटरल इवेंट कौन सा है जिसके ऊपर बेस कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट? अप्रूवल बाय सुपरिटेंडेंट। कह रहा है टिम्बर सप्लाइड वाज रिजेक्टेड, टिम्बर रिजेक्ट कर दिया गया था। ए फाइल्ड ए सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि शर्त यह थी कि अगर यह होगा तो फिर अगर अच्छी क्वालिटी पसंद आ गई तो आपसे चीज लेंगे, वरना नहीं लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में यह तय पाया। तो अगर आप रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके ऊपर लाजिम नहीं था कि सप्लाई को एक्सेप्ट करना। विल ही सक्सीड? नहीं जी, बिल्कुल सक्सीड नहीं करेगा। Question 27. Asim agreed to construct a bungalow for Ali at a cost of ₹50 million. However, agreed that payment would only be made on completion of the project. Is this a contingent contract under the Contract Act? बताइए क्या कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है ये? कह रहा है पेमेंट मैं तब करूंगा जब घर कंप्लीट होगा। तो भाई ये तो बेसिक कंसीडरेशन है, एक पार्टी ने घर मुकम्मल करना है, दूसरी पार्टी ने पेमेंट करनी है, ये तो कंसीडरेशन है, ये तो मेन इवेंट है, ये कोलैटरल थोड़ा ही है, ये कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो एसेंशियल फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ये 3 हम मेंशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, सॉरी लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5, क्वेश्चन 28। अभी इंडेमनिटी वाले पे आ जाए। व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज डिफाइंड अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? डेफिनेशन आपने। व्हाट आर द राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर? ये राइट्स है कि उसने रिकवरी करवानी है। कौन कौन सी रिकवरी करवानी है? कॉस्ट ऑफ डिफेंडिंग, पेमेंट कंपेल्ड टू पे और कंप्रोमाइज। लेकिन कंप्रोमाइज की कंडीशंस क्या है? प्रूडेंट हो, ऑथोराइज्ड हो।
A promises to compensate B for any loss that he may suffer by filing a suit against C. A ने B को कहा कि तुम C के खिलाफ केस फाइल करो, जो भी अगर तुम्हें कोई पैसे अदा करने पड़ते हैं मैं अदा करूंगा. कोर्ट ऑर्डर्स B टू पे C damages of ₹50,000. कोर्ट ने B से कहा तुमने बिला वजह केस फाइल किया C पे, हर्जाने के तौर पे 50,000 रुपए से अदा करो. कैन बी क्लेम द अमाउंट फ्रॉम A बिफोर पेमेंट टू C. क्या B C को पेमेंट करने से पहले A से पैसे मांग सकता है कि पहले पेमेंट करनी पड़ेगी फिर पैसे मांगेगा? हाँ जी, ये पढ़ा कमेंसमेंट ऑफ लायबिलिटी. ठीक है, लास्ट साइलेंट है, लेकिन कोर्ट के डिसीजन क्या बताते हैं कि जैसे ही बी की लायबिलिटी सर्टन होगी कि कितने पैसे अदा करने, जाहिर है कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो लायबिलिटी सर्टन होगी, वो क्लेम कर सकता है ऐसे कि मुझे पैसे दो ताकि मैं आगे सी को दूं अपनी जेब से. यानी जो इंडेमनिटी होल्डर है वो अपनी जेब से पैसे अदा करना उसके जरूरी नहीं है. ये थे हमारे पार्ट 2 के केसेस, ये भी कंप्लीट हो गए. तो आज का लेक्चर यहां पे एंड करते हैं. अल्लाह हाफिज.